कल हमने क्या पढ़ लिया था, ग्राफिकल मेथड, है ना। वेक्टर को ऐड करने का ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से कल हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ लिया था। आज हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ना था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है क्या बेटा, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट देखने के बाद फिर इसको देखेंगे कैसे ऐड होता है डायग्राम के थ्रू, ग्राफिकल के थ्रू। तो भाई, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय two adjacent sides of a parallelogram from a common point, then their resultant can be represented by diagonal of parallelogram from the same point। स्टेटमेंट दिख रहा होगा आपको। अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, वो दोनों वेक्टर कहाँ से बने होने चाहिए, एक ही कॉमन पॉइंट से बनने चाहिए। देन देयर रिजल्टेंट, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा डायगोनल से, पैरेललोग्राम के डायगोनल से, उसी पॉइंट से। इसका मतलब कुछ ऐसे है कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं। देखिए यहाँ पर दोनों के कॉमन पॉइंट सेम है, तो एक ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया। इसको हम नाम दे रहे हैं वेक्टर ए और इसको नाम दे रहे हैं वेक्टर बी। तो अगर हम यहाँ पर वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर बना दें, वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर हमने ये ड्रॉ कर लिया, हम इसको डॉटेड से शो कर रहे हैं, ये एक वेक्टर हमने बना दिया। तो अगर ये बी वेक्टर है तो क्या ये बी वेक्टर नहीं होगा? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बी वेक्टर ही होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों सेम है। तो ये बी हो गया। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कि अगर एक वेक्टर ये हो, दूसरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से बनता है, यहाँ से इसका रिजल्टेंट बनेगा कुछ ऐसे, ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो क्या इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, ये वेक्टर ए यहाँ पर खत्म हुआ है और वेक्टर बी वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये इसका एक रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट हुआ। और अगर हम वेक्टर ए के पैरेलल यहाँ पर एक वेक्टर बना दें, वेक्टर ए के पैरेलल हमने एक वेक्टर यहाँ बना दिया, तो देखिए कुछ ऐसे पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। ये क्या बन गया है, एक पैरेललोग्राम बन गया है। ये एक पैरेललोग्राम बन गया है जिसमें दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो उसके डायगोनल के इक्वल आ रहा है। ध्यान ये रखिएगा कि तीनों एक ही पॉइंट से जनरेट हुए, यहाँ पर तीनों एक ही पॉइंट से जनरेट नहीं होते। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में डिफरेंस यही है, इसमें तीनों एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहे हैं, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी और रिजल्टेंट तीनों एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ पर तीनों एक ही पॉइंट से जनरेट नहीं होते, यानी एक वेक्टर के खत्म होने के बाद जहां से खत्म होता है दूसरा वेक्टर वहां से ऐड किया जाता है। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, और इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये समझ में आ गया? इजी है, कोई टफ नहीं है। तो स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है, दोनों के स्टेटमेंट्स याद रखिएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के भी और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के भी, दोनों के स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ
एडिशन का स्टेटमेंट कल हमने समझाया था कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स, ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो उसके थर्ड साइड से उसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि अगर दो वेक्टर दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। रफ करें, इसको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर के एनालिटिकल मेथड, और उसमें पहला मेथड पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड में। तो स्टेटमेंट मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि स्टेटमेंट दोनों में सेम है, चाहे वो आप ग्राफिकल मेथड पढ़ो या फिर आप एनालिटिकल मेथड पढ़ो, दोनों का स्टेटमेंट सेम है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का स्टेटमेंट और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट मैं कल लिखवा दिया था ट्रायंगल लॉ का, आज मैंने लिखवा दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का स्टेटमेंट है। तो आपको स्टेटमेंट मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेटमेंट वही है, बस मैं प्रूविंग बताऊंगा कि कैसे आप एनालिटिकल मेथड की प्रूविंग करोगे। चलिए एनालिटिकल मेथड पढ़ते हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को ऐड करने के ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, बाय एनालिटिकल मेथड। कौन से मेथड से पढ़ेंगे, तो एनालिटिकल मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं लिख तो सीधा रहा हूँ, बोर्ड पे टेढ़ा क्यों दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है। तो वही चीज है कि दो वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। तो इसका रिजल्टेंट कैसे बनाया जाएगा, अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड से पढ़ा हुआ है, कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ग्राफिकल मेथड। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये आर होगा। हाँ, आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम इस ट्रायंगल का नाम दे दें कुछ, इस ट्रायंगल को हमने नाम क्या दिया, इस ट्रायंगल को नाम क्या दे दे, एक्स वाई और जेड। इस ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, एक्स वाई जेड। समझ में आ गया। यहाँ पर जो एक्स वाई है वो किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर। जो वाई जेड है वो वेक्टर बी के बराबर है और जो एक्स जेड है वो वेक्टर आर के बराबर है। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो वेक्टर ए है इसको हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। इसको प्रूफ करने का एक नियम भी है कि अगर हम क्या करें, इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करें, इसको वेक्टर ए को आगे की तरफ प्रोड्यूस करें और इस पॉइंट जेड से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये कुछ दिख रहा है आपको, ये तो ये पॉइंट हमने मान लिया एम। ये पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर जो पॉइंट पड़ रहा है वो क्या है, एम है। हमने क्या किया है, लेट प्रोड्यूस वेक्टर ए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेक्टर ए को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम जेड। तो किस पॉइंट पर, जेड एम पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। अब मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है,
देखो एंगल कितना होगा, थीटा होगा, दिख रहा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, और वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। ये हमने माना हुआ है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, और वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। क्लियर है इतना? चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। करना क्या है, इसी ट्रायंगल पर चलते हैं। पहले सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखिए। ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या दे दे, वाई एम जेड। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो भाई वाई जेड का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा वाई एम के स्क्वायर के और प्लस जेड एम के स्क्वायर के। इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो वाई जेड जो है वो किसके बराबर है, देखो वाई जेड जो है वो वेक्टर बी के बराबर है। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अब वाई एम किसी के बराबर है क्या, वाई एम और जेड एम की वैल्यू हमें पता है क्या, वाई एम और जेड एम की वैल्यू हमें पता है, निकाल लेंगे। चलो आपका कहना है वाई एम और जेड एम की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो चलिए निकालते हैं फिर। अगर निकाल लेंगे तो हम वाई एम की वैल्यू अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जेड एम की वैल्यू अभी फाइंड कर रहे हैं। वाई एम की वैल्यू हम कुछ देर बाद फाइंड करेंगे। तो जेड एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, जेड एम, और हाइपोटेनस क्या है, वाई जेड। तो जेड एम अपॉन वेक्टर बी लिख सकते हैं, जेड एम अपॉन वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो जेड एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बी साइन थीटा। वैल्यू कितनी मिल गई हमें, बी साइन थीटा वैल्यू मिल गई। ठीक है ना? तो वाई एम ऐसे ही रहने देते हैं, वाई एम स्क्वायर, और जेड एम की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वाई एम। यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वाई एम स्क्वायर आ जाएगा। या फिर हम वाई एम स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बड़े वाले ट्रायंगल पे चलते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल पर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एक्स एम जेड, तो इन ट्रायंगल एक्स एम जेड, इसमें देखा जाए तो एक्स जेड का होल स्क्वायर इक्वल होगा, हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक्स जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, जेड एम के होल स्क्वायर। अरे बेटा ये देखो बड़े वाले ट्रायंगल में एक्स एम जेड, ये हो गया एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड एम स्क्वायर प्लस एक्स एम स्क्वायर। इतना सही है। एक्स जेड की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड एम की वैल्यू हमने फाइंड की है डी वेक्टर साइन थीटा होल स्क्वायर, और जो एक्स एम है इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई एम लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई एम का होल स्क्वायर।
दिख रहा है सभी को? ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है बेटा, अब दिख रहा है? चलो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एम स्क्वायर प्लस 2xy इंटू वाई एम। आपको वाई स्क्वायर एम नहीं लिखना है, ठीक है? पता चला वाई स्क्वायर एम लिख दिया आपने। क्लियर है इतना? इसको रफ कर दें, सिर्फ इतने की वैल्यू हम रफ कर रहे हैं अभी। एक गलती हो गई, आप लोगों ने बताया, अच्छा ठीक है, सही है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? एक्स वाई किसकी वैल्यू है? ये है एक्स वाई, वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वाई एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है? वाई एम स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? हम रख देते हैं वेक्टर ए, एक्स वाई की वैल्यू हो गई वेक्टर ए, या आप मॉड ऑफ वेक्टर ए भी लिख सकते हो। वाई एम कितना आया था? वाई एम हम निकाले थे ना, अगर हम यहाँ से निकालें वाई एम की वैल्यू तो वाई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी कॉस थीटा आएगी बेटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? ए बी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? जो कितनी होती है वैल्यू? 1। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बेटा ये हो गया फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला हो गया? दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होंगे तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ये। दो वेक्टर अगर एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होंगे तो उनका फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मान लीजिए हमने कहा कि एक आदमी फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन से इस डायरेक्शन में, और दूसरा आदमी 15 न्यूटन के फोर्स से 15 न्यूटन के फोर्स से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप इस पे लगा दीजिए, ए की वैल्यू आपकी 10 है, बी की वैल्यू 15 मान लीजिए, और थीटा की वैल्यू 60 दिया हुआ है। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होंगे तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? अच्छा, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? आप डायरेक्शन के थ्रू बता सकते हो इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, जो मैंने क्वेश्चन बनाया अभी। मानसी का कहना है कि दोनों के बीच में, यानी यहां से इसका रिजल्टेंट होगा। क्या सभी लोग सहमत हैं इस चीज से? वो एंगल पर अभी हम फाइंड करने वाले हैं, इसके लिए अल्फा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। नहीं, वो तो अगर 15 को, अगर देखो 15 को ऊपर ले जाओगे, यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो फिर वो ट्रायंगुलर लॉ बन जाएगा।
बट अभी कौन सा लॉ बन रहा है, अभी पैरेललोग्राम लॉ बन रहा है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, और यहाँ पर दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे थे। ये समझ में आ गया है तो इसको रफ करें, फिर आगे बढ़ें। जैसा हर्षित ने पूछा, अगर हमें कभी पूछ लिया जाए कि ये जो रिजल्टेंट है ये इस वेक्टर ए के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, ऐसा हर्षित ने पूछा है, क्या लगा देंगे? हाँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, यानी आपको करना कुछ नहीं है, साइन थीटा का यूज करना है, कॉस थीटा सॉरी टेन थीटा। जब भी आपको डायरेक्शन पता करनी हो तो डायरेक्शन पता करने के लिए आप टेन थीटा का यूज किया करो। टेन थीटा अगर हम लगा दें यहाँ पर, टेन थीटा नहीं, क्या लगाएंगे अब, टेन अल्फा लगाएंगे, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए। अल्फा किसके बीच का एंगल है, वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, कितने डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट घुमा हुआ है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, जेडएम, जेडएम इज परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, बेस बेटा हमारा एक्सएम है। तो Zm को हम क्या लिख सकते हैं, Zm की वैल्यू हमने फाइंड नहीं की थी, अगर हम Zm की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं भाई। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से अगर इस ट्रायंगल में देखो तो cos थीटा इज इक्वल टू Zm अपॉन क्या हो जाएगा, yz हो जाएगा। तो Zm की वैल्यू क्या हो जाएगी, Zm की वैल्यू b cos थीटा नहीं आ जाएगी, बोलो Zm की वैल्यू क्या आ जाएगी, b cos थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया b cos थीटा Zm की जगह पर, और xm को क्या हम लिख सकते हैं, xy प्लस ym। देखो एक्स एम को लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई एम, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी साइन थीटा, ये आ जाएगा टेन अल्फा। अगर हमें टेन बीटा निकालना हो जाए, टेन बीटा का मतलब है एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड रिजल्टेंट, वेक्टर बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल फाइंड करना हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए साइन थीटा, ये फॉर्मूला होगा व्हेन एंगल फाइंड करना होगा रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच। ध्यान ये रखना है कि जिस वेक्टर के साथ आपको रिजल्टेंट फाइंड करना होता है वो सिंगल होता है, देखो एक ही बार यूज हुआ है, और उसके साथ ना साइन लगा है ना कॉस लगा है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीके में इसको याद कर सकते हो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये फॉर्मूला। तो जिस वेक्टर के साथ आपको रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना हो उसको रखिए एक बार, बाकी जो दूसरा वेक्टर बच रहा है उसको रखिए दो बार, एक बार cos थीटा के साथ, एक बार sin थीटा के साथ। अब आपको याद कैसे रहेगा कि ऊपर cos होगा कि नीचे cos होगा, है ना, याद कैसे रहेगा, तो भाई tan का उल्टा कर दो, हाँ tan का उल्टा कर दो, Zm की वैल्यू भी sin, उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा होगा, यहाँ पर कॉस थीटा होगा, यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ tan की वैल्यू क्या होती है, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है भाई, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, तो ऊपर साइन नीचे कॉस, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो याद करने का तरीका है ये, जो मेरा तरीका था जिस तरह से मैंने याद किया, आपको किस तरह से याद करना है आप अपना तरीका नया बना सकते हो, ये मेरा तरीका था याद करने का, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। रफ करें इसको, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से हम पैरेललोग्राम मेथड से कैसे लॉग कौन सा होगा और उस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की प्रूविंग आ गई है तो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की प्रूविंग बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो उसमें आपको ट्रायंगल मिलेगा ही मिलेगा। पिछले अभी क्लास में हम लोग पिछले जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था आज, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर, उसमें आपने देखा होगा कि सेम ट्रायंगुलर लॉ ही तो बन रहा था, बस पैरेललोग्राम तो जबरदस्ती हमने बना दिया था कुछ ऐसे।
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट डायगोनल से शो किया जाएगा। हमने क्या किया, वेक्टर बी के पैरेलल यहाँ पर एक वेक्टर बी बना लिया, और देखो ये बन गया अब क्या, ये वाला ट्रायंगल बन तो गया। इसको एक्स करो, इसको वाई करो और इसको जेड मानो, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर वही डेरिवेशन सेम वही आ गया। देखो डेरिवेशन सेम आ गया क्या, तो क्या अब एडिशन बताने के बाद, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन बताने के बाद इसको बताने की जरूरत है? दोनों का डेरिवेशन बेटा सेम है, दोनों का डेरिवेशन सेम है। एक डेरिवेशन अगर आ गया तो दूसरा डेरिवेशन सेम है। कर लोगे अब इसको? गुड। आगे बढ़े। अगला टॉपिक है बेटा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। क्या है टॉपिक? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है? तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना। स्क्रीनशॉट लिया करो, क्योंकि होता क्या है ना कि लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी बेटा। तो क्या हुआ? दो बार क्यों लिखना पड़ेगा? जब मैं पढ़ाता हूँ तब लिखा मत करो, एक छोटी छोटी नोट्स बना लिया करो, पूरा मत लिखा करो। हेडिंग हेडिंग पढ़ाया सर ने, ये हेडिंग पढ़ाई सर ने, वो हेडिंग लिख लिया करो। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कंप्लीट किया करो। इस तरह से पढ़ोगी तो ठीक है। अब तुम सोचो कि क्लास के दौरान भी हम लिखें और बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के, तो डबल मेहनत तो पड़ेगी। जब मैं पढ़ाया करूं तो उस कंडीशन पर आप केवल हेडिंग हेडिंग लिखा करो कि सर ने आज ये हेडिंग पढ़ाई है। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी नोट्स प्रॉपर कंप्लीट कर लिया करो बाद में। तरीका नहीं आता है तुम लोगों को पढ़ने का अभी तक। हाँ, तो हम लोग पढ़ने वाले थे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं पता है? यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? अ वेक्टर, हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? तो ऑर्थोगोनल का मतलब होगा एक्स वाई और जेड प्लेन। ऑर्थोगोनल को कहते हैं प्लेन, प्लेन का ही दूसरा नाम है ऑर्थोगोनल। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस जो है हमारी, अगर हम इसको ड्रॉ करें ऐसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होते हैं, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है, उसको कहा जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको शो करते हैं आई कैप से। आई के ऊपर लगा दिया कैप। और वाई एक्सिस को शो करते हैं जे कैप से, और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को शो करते हैं के कैप से। आई, जे और के कैप से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को शो किया जाता है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई कैप का यूज करेंगे। वाई एक्सिस पर जो वेक्टर होगा उसको शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? जे कैप का यूज करेंगे। और जेड एक्सिस पर जो वेक्टर होगा उसको हम शो करने के लिए के कैप का यूज
करेंगे। दीज आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। मे भी समझ में आ गया होगा, आसान है, कुछ है नहीं इसमें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉड ऑफ आई कैप क्या होगा, मॉड ऑफ जे कैप क्या होगा और मॉड ऑफ के कैप क्या होगा, तो बेटा सभी की वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 आएगा। समझ में आया? पढ़ते हैं अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ना, रिजॉल्व करना। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब तोड़ना, दो पार्ट्स में अब हम तोड़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर को जोड़ना सीखा था, अब हम क्या सीखेंगे? वेक्टर को तोड़ना सीखेंगे। वेक्टर को दो पार्ट्स में कैसे भाग दिया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए, एक वेक्टर के दो पार्ट्स बनाएंगे अब हम। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? वेक्टर को ऐड कर रहे थे, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को रिजॉल्व करना, एक वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे रिजॉल्व एक वेक्टर को दो पार्ट्स में। तो भैया हमारे ये है, हमारे पास एक ओरिजिन और ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक ओरिजिन है। यहाँ पर एक वेक्टर बना है वेक्टर ए, ये बना है वेक्टर ए, ये क्या है? वेक्टर ए है। किस पॉइंट तक गया है? तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट पी है। दिख रहा है सभी को? अगर हम देखें इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो आप ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है इसकी एक्स एक्सिस पर जितनी डिस्टेंस है वो है ए एक्स, और वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो क्या है? ए वाई है कि नहीं है बताओ? ए एक्स की डायरेक्शन क्या होगी? ए एक्स की डायरेक्शन होगी ये, और ए वाई की डायरेक्शन होगी इस तरह से कुछ। क्या हम ए वाई, ये जो ए वाई लिखा है और यहां से यहां जो ड्रॉ हुआ है पी क्यू, क्या ये ए वाई के बराबर है? पी क्यू जो है वो ए वाई के बराबर है, तो हम यहाँ पर ए वाई लिख दें और क्या ऐसे डायरेक्शन बना दें, क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो है, ऊपर के डायरेक्शन में बना दिया। अब आप देखिए, अभी हम लोगों ने ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, उसके जैसा कुछ बन रहा है क्या? ये जो ए एक्स है यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए वाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक गया, और जो वेक्टर ए है वो ओ से स्टार्ट होकर के ए वाई तक खत्म हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर और प्लस ए वाई वेक्टर। क्या लिखा जा सकता है? देखिए अब जो अभी हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा, तो ए आई कैप और जे कैप नहीं लगा सकते, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना, ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो फिर वेक्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने कल ही समझाया था कि वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए इंटू ए कैप। वेक्टर ए को लिखा जाएगा ए इंटू ए कैप, यानी पहला मॉड और दूसरी वाली डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। समझ में आया? तो देखिए हमने क्या किया, वेक्टर ए हमें दिया हुआ था, हमने वेक्टर ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमने वेक्टर ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सही बात है, रिजॉल्व कर दिया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। समझ में आया?
अच्छा अभी देखो, इसको कहते हैं ax को कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a और ay को कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। ये वेक्टर a का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और ये वेक्टर a का वर्टिकल कंपोनेंट है।